हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल क्लासरूम स्टडी। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कैश फ्लो ऑफ स्टेटमेंट। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, साथ ही इसका क्या फॉर्मेट होता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के थ्रू भी समझेंगे। ओके, तो सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जैसा कि आपको नेम से ही लग रहा होगा कि एक स्टेटमेंट जो कि किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, कैश के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ओके, कैश फ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन। अब फ्लो क्या है, कैश का फ्लो टू टाइप से हो सकता है, आपका इनफ्लो हो सकता है एंड आउटफ्लो हो सकता है। ओके, इन और आउट। इन मतलब कि बिजनेस में कैश आएगा और आउट मतलब बिजनेस से कैश जाएगा। तो बिजनेस से कैश जाता कब है, जब भी बिजनेस पेमेंट्स करता है। ओके, कैश पेमेंट करेगा तो बिजनेस से कैश आउटफ्लो होगा। जब भी बिजनेस को कैश रिसिप्ट्स होंगी, कॉल कैश इनफ्लोज। ओके, तो एक स्टेटमेंट जो कि कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लो की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है बिजनेस को, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का आपका स्टैंडर्ड कौन सा है, AS 3 रिवाइज्ड, बट अब जो है आपका इंड AS 7 इम्प्लीमेंट हो गया है। तो इंड AS 7 हो गया है अब आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इन्फॉर्मेशन गिवन है, मीनिंग लिखा हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या है। A statement which shows the cash flow is a summary of cash receipts and cash payment about the operating, investing, financing of a business enterprise. Okay, एक business को 3 मेजर एक्टिविटी से, ऑपरेटिंग से, इन्वेस्टिंग से एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना कैश रिसीव हो रहा है और कितना कैश बिजनेस पेमेंट कर रहा है, जो भी स्टेटमेंट शो करता है इस बारे में इंफॉर्मेशन, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही एक पार्ट है। आपके फाइनल अकाउंट्स होते हैं, 3 फाइनल अकाउंट्स होते हैं। एक तो P&L होता है, सेकंड आपका बैलेंस शीट होता है एंड थर्ड आपका कैश फ्लो होता है। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट। P&L क्यों, P&L जो है आपका प्रॉफिट शो करता है एज पर दी एक्रूअल मेथड, और बैलेंस शीट आपका बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट बिजनेस की लिक्विड पोजीशन बताता है। लिक्विड पोजीशन मतलब बिजनेस के पास कैश कितना अवेलेबल है और बिजनेस को कैश कहाँ कहाँ पेमेंट करना है, कहाँ से उसको रिसीव होने वाला है, उस बारे में इंफॉर्मेशन जो है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट ही देता है। तो चलिए इसका फॉर्मेट देख लेते हैं अब क्या है। ओके, तो ये इसका डिटेल फॉर्मेट है। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं ऊपर, नेम ऑफ द कंपनी, किस कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखेंगे, डेट लिखेंगे 31 मार्च 2020 या जो भी आपका ईयर हो वो। देन सबसे पहले पता है आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी आती है, ऑपरेटिंग के बाद देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन सा कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो लिखोगे आप, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब बिजनेस का जो मेन एक्टिविटी है ना, क्या मेन एक्टिविटी है बिजनेस का, प्रोडक्शन करना, प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना और इनकम जनरेट करना। ओके, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए बिजनेस को जो भी पेमेंट करनी पड़ रही है, या प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसको सेल करने के बाद उसको जो भी इनकम हो रही है, वो सब जो भी कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लो है वो कहाँ पर आएंगे, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगे। ओके, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस मतलब नॉन कैश एक्सपेंसेस कुछ जो है उनको भी लिखते हैं, ताकि आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो एडजस्ट हो जाए, प्रॉफिट जो है वो एडजस्ट हो जाए। क्योंकि यहाँ पर जो हम प्रॉफिट लेते हैं वो कौन सा प्रॉफिट लेते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस से आता है, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या होता है, हमने कुछ नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसे हमारे डेप्रिसिएशन होते हैं, ओके, अमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स है, उन सबको ऐड लेस किया होता है ना, तो सेम उसको इक्वलेंट करने के लिए यहाँ पर हम दोबारा उनको ऐड कर देते हैं। ओके, नॉन कैश एक्सपेंसेस को। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स क्या होती है, इंटरेस्ट रिसीव आपको कोई हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स हुआ है, तो ये सब हमने ऐड किए होते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसलिए उनको यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन को हमने वहाँ से चार्ज किया होता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उनको माइनस किया होता है, डेप्रिसिएशन है आपका। और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है जैसे डिविडेंड पेड है, ओके, इंटरेस्ट पेड है, तो उन सबको माइनस किया था। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऑपरेटिंग को उसको ऐड कर देंगे, ताकि हमारा जो है एक्यूरेट प्रॉफिट, एक्यूरेट कैश जो है कैलकुलेट हो एज पर दी कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो वही है, सबसे पहले आपको प्रॉफिट लेना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, जो भी प्रॉफिट आपको गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी गिवन हो सकता है आपको क्वेश्चन में, या फिर बैलेंस शीट में आप एक हेडिंग लिखते हैं आपके रिजर्व एंड सरप्लस, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। देन उसके बाद आपको ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कुछ जो हैं वो ऐड करने हैं। क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ट्रांसफ़र किया है कोई भी जनरल रिजर्व में, प्रपोज डिविडेंड है या पेड डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड, कोई सा भी डिविडेंड है, उन सबको ऐड करना है।
ये रहा इंटरिम डिविडेंड, जैसे आपका प्रोविज़न मेड फॉर द टैक्स, ओके, प्रोविज़न फॉर टैक्स, आपने प्रोविज़न बनाया है टैक्स के लिए, ओके, तो वो भी ऐड कर देंगे। कोई रिफंड हुआ है अगर टैक्स का तो वो माइनस कर देंगे क्योंकि वो इनकम हो रही है। तो नॉन एक्सट्राऑर्डिनरी जो भी इनकम्स हैं उनको माइनस करना है क्योंकि पीएनएल में उनको ऐड किया गया था। और जो भी नॉन एक्सट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं, ओके, ये जैसे आपके उन सबको ऐड करना है आपने, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट से उनको चार्ज किया था, माइनस किया था। ओके, देन उसके बाद आपने यहाँ पर है कुछ एडजस्टमेंट, तो आपका क्या है वो एडजस्टमेंट करने के बाद आपका प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर टैक्स। उसके बाद इनकम्स है आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम्स, उनको माइनस करना है। लाइक इनकम्स क्या है, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। एक बात याद रखनी है आपने, ऑपरेटिंग में जो भी आप डेप्रिसिएशन लिखते हैं ना वो उस पर्टिकुलर ईयर का होना चाहिए। कोई भी अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको गिवन है ना वो नहीं लिखेंगे आप, सिर्फ इस पर्टिकुलर ईयर में 2020 में आप कितना चार्ज कर रहे हैं बस वही लिखेंगे। देन है इंटरेस्ट, आपने कोई भी लोन के ऊपर पे किया है, डिवेंचर्स के ऊपर पे किया है, वो लिखेंगे। रिटर्न ऑफ फिक्टिशियस एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स, ओके, इंटेंजिबल एसेट लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क अगर राइट ऑफ हो रहे हैं, ओके, अमोर्टाइजेशन हो रहा है तो वो लिखेंगे। फिक्टिशियस एसेट्स मतलब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, ओके, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, वो सब अगर राइट ऑफ हो रहे हैं तो उनको यहाँ पर भी लिखेंगे आप उनको, ओके। देन उसके बाद अगर कोई लॉस हुआ है ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स कोई भी हो सकती है, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा, तो अगर उनके ऊपर लॉस हुआ है ना तो उसे ऐड करेंगे, बट अगर प्रॉफिट है तो उसको माइनस करेंगे। सिमिलरली अगर डिविडेंड पेड है, प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ओके, तो या बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स पे प्रीमियम दिया है तो वो प्रीमियम को ऐड करेंगे, बट अगर डिस्काउंट दिया है तो वो इनकम है उसको माइनस करेंगे। तो ये सभी हैं आपके कुछ एक्सपेंसेस, इनको आपने ऐड करना है। आप स्क्रीनशॉट लेके इनको लर्न कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट इनकम, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम्स माइनस करनी है। रेंट रिसीव्ड, ओके, आपने बिल्डिंग रेंट पर दी थी, उस रेंट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इन्वेस्टमेंट कहीं किया था, डिविडेंड रिसीव हुआ है, प्रॉफिट हुआ है ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्लांट मशीनरी, लॉ, बिल्डिंग किसी पर भी। देन है आपका ओके, तो उसके बाद आपका प्रॉफिट जो है बिफोर वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी का डिफरेंस होता है करंट वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर मतलब क्या है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में जो चेंजेस हो रहे हैं ना वो आपने यहाँ पर रिकॉर्ड करने हैं। जैसे अब करंट एसेट्स के रिगार्डिंग, एसेट जो भी है ना उनके साथ आपका ऑपोजिट रिलेशन है। ऑपोजिट रिलेशन का मतलब क्या है, करंट एसेट्स अगर इंक्रीज़ हो रही हैं तो उन्हें माइनस करो, और करंट एसेट्स अगर डिक्रीज़ हो रही हैं तो उनको ऐड करेंगे। क्लियर। करंट एसेट्स के केस में है ऑपोजिट। करंट लायबिलिटी के केस में क्या होता है, करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो ऐड कर दो, और अगर डिक्रीज़ हो रही है तो माइनस कर दो। क्लियर। तो यही रूल यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा है डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स ऐड किया हुआ है और इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी ऐड किया हुआ है। क्लियर। अब करंट एसेट्स क्या क्या होती है ये तो आप सभी को पता होगा, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ओके, कोई एक्रूड है। और लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ओके, एडवांस रिसीव, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये सब आपकी करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। ओके, और माइनस क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स ऑपोजिट हो रहा है, इंक्रीज़ हो रही है बट माइनस किया जा रहा है, राइट। और डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी कम हो रही है, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटी। तो उसके बाद आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइनली बिफोर टैक्स आ जाएगा। बिफोर टैक्स आने के बाद टैक्स माइनस कर देंगे तो और नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। ओके, टैक्स माइनस कर दिया, उसके बाद आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, अच्छा, तो अगर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, कैश यूज्ड है। ओके, तो यूज्ड वर्ड लिखेंगे अगर बैलेंस जो है माइनस में आ रहा है, अगर वही प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो कैश फ्लो लिखेंगे। ओके, ये बात भी आपने याद रखनी है। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, जो कि रिलेटेड होती है आपकी एसेट्स से। ओके, एसेट्स से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, या तो एसेट्स में करेंगे। अब एसेट्स भी आपकी टू टाइप्स की होती है, टेंजिबल एसेट्स होती हैं, इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं। ओके, टेंजिबल एसेट्स लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा, और इनटेंजिबल एसेट्स गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ओके, तो उनमें इन्वेस्टमेंट किया। या फिर सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, जैसे आप एक कंपनी हो ए और आप किसी दूसरी कंपनी बी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके शेयर्स में, उसके डिवेंचर्स में, तो वो इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। तो अगर आपने परचेज़ किया है कोई भी एसेट्स, मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो होगा तो मतलब उसे माइनस करेंगे। जैसे कोई बिल्डिंग परचेज़ की है, फर्नीचर परचेज़ किया है तो आउटफ्लो होगा, माइनस करेंगे, और वही सब सेल किए हैं, डिसइन्वेस्टमेंट किया है तो ऐड हो जाएगा। और सेकंड थिंग कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इनकम हो रही है, जैसे बिल्डिंग आपने बनाई, बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया ना, उसके बाद उस बिल्डिंग को रेंट पर देने से आपको रेंट रिसीव्ड हो रहा है, तो क्या हो रहा है, इनकम हो रही है, तो वो इनकम है उसको ऐड कर देंगे। ओके,
रिसीव्ड है बिकॉज, और इन्वेस्टमेंट किया है आपने किसी दूसरी कंपनी में, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो वो भी क्या है आपका इन्वेस्टिंग का ही पार्ट होगा। ओके अगर रिसीव्ड है कुछ भी, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, तो वो सब आपके इन्वेस्टिंग में आएंगे। ओके क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट करने पर रिसीव हो रहा है। और अगर सेल किया आपने एसेट्स को, बिल्डिंग को, मशीनरी को, गुडविल को, तो वो सब आपके ऐड हो जाएंगे क्योंकि कैश इनफ्लो होगा उससे। यहाँ पर देख सकते हैं आप ये सब सेल ऑफ परचेज, सेल एंड परचेज, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स है, रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट रिसीव है, परचेज़ किया है फिक्स एसेट्स को, इन्वेस्टमेंट को, इंटेंजिबल एसेट्स को, फाइनली कैश यूज्ड और कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगा आपका। उसके बाद है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंस जैसे नेम से सजेस्ट हो रहा है, फाइनेंस मतलब कि बिज़नेस के पास क्या क्या सोर्सेज बिजनेस यूज़ कर रहा है फंड रेज करने के लिए मार्केट से। तो बिज़नेस कैसे फंड रेज करता है, या तो शेयर्स इशू करते हैं, या डिवेंचर्स इशू करते हैं, या बॉन्ड्स इशू करते हैं। तो इन सबको जब इशू करते हैं ना मार्केट में, तो क्या होता है, कैश इनफ्लो होता है, बिजनेस के बाद कैश आता है, तो उसको ऐड करना है। और सिमिलरली अगर बिजनेस इनको क्या कर रही है, रिडीम कर रही है, शेयर्स को रिडीम कर रही है, डिवेंचर्स को रिडीम कर रही है, बॉन्ड्स को रिडीम कर रही है, तो क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा, तो उनको माइनस कर देंगे। और सिमिलरली बिजनेस जो है अब इन सोर्सेज को यूज़ कर रही है, शेयर्स को या डिवेंचर्स को, तो उनके कुछ चार्जेस होते हैं। जैसे शेयर्स के लिए क्या देना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है, और डिवेंचर्स या लोन के लिए क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो अगर डिविडेंड पेड है, इंटरेस्ट पेड है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे अंडर दी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि वो सोर्स यूज़ करने पर आप चार्जेस दे रहे हैं। वही चीज़ अगर आपको रिसीव्ड में लिखा हो, जैसे डिविडेंड रिसीव्ड लिखा है क्वेश्चन में, तो वो क्या होगा, वो आपको रिसीव कब होगा, जब आपने इन्वेस्टमेंट किया हो, तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट हो जाएगा जब रिसीव्ड होता है, इंटरेस्ट हो या डिविडेंड हो। बट अगर पेड लिखा है तो वो फाइनेंसिंग का पार्ट होगा, क्योंकि आपने लोन लिया है तभी तो आप पे कर रहे हो, आपने शेयर इशू किए हैं तभी तो आप पे कर रहे हो शेयर होल्डर्स को। ओके तो ये सब याद रखना है आपने कुछ बातें। उसके बाद है फाइनली तीनों एक्टिविटी से कितना कैश जनरेट हुआ है वो लिखेंगे आप डी में। ओके नेट कैश फ्रॉम ऑल दी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग के। उसके बाद ऐड करना है आपने ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। और देन माइनस करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद आपका क्लोजिंग बैलेंस के इक्विवेलेंट आंसर आ जाता है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी माइनस ओवरड्राफ्ट। ओके बैंक ओवरड्राफ्ट जो है AS इंड AS 7 जो है आपका, उसके अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करने लगे हैं, पहले नहीं लिखते थे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपने माइनस करके शो करना है यहाँ पर। तो ये आपका फॉर्मेट है पूरा कैश फ्लो का। तो चलिए अब एक क्वेश्चन के थ्रू भी समझ लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये देखिए क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ P लिमिटेड, प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपने प्रिपेयर करना है। बैलेंस गिवन है आपको 2019 का, 2020 का बैलेंस गिवन है कंपैरेटिव में। सबसे पहले क्या है, शेयर कैपिटल है, तो आपको राइट साइड में प्रीवियस ईयर का है और लेफ्ट साइड में न्यू ईयर का गिवन है, तो आपको राइट टू लेफ्ट चलना है कंपैरिजन करने के लिए। ओके जैसे इक्विटी शेयर से, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है 20 लाख से 30 लाख हो रहा है, मतलब 10 लाख क्या है इशू किया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्या है 12 से 15 हो रहा है, मतलब 3 लाख का और प्रॉफिट हुआ है। देन है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपको क्या है, नोट्स टू अकाउंट में डिटेल गिवन है। ओपनिंग था आपका 4 और अब है 2 लाख का। ट्रेड पेबल्स हैं 220 से 2 लाख हो रहे हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स से 160 से 190 हो रहा है। एंड टेंजिबल एसेट्स में ओके और ये भी नोट्स टू अकाउंट में डिटेल गिवन है, 24 से 20 लाख कैसे हो रहा है। देन गुडविल है आपका, गुडविल 4 से 360 हो रहा है। इन्वेस्टमेंट है, पहले कुछ नहीं था अब 12 लाख का हो गया है। और इन्वेंट्रीज गिवन है आपको 2 लाख से 360 और रिसीवेबल है 3 से 4 और लास्ट में आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 6,80,000 से 7,50,000। एंड नोट्स टू अकाउंट में डिटेल देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। ये नोट्स टू अकाउंट है आपका, सेम बैलेंस गिवन है 2019 का 2020 का। तो जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग गिवन है उसमें क्या है 2019 में आपके पास डिवेंचर्स थे 11% 4 लाख जो कि 2020 में नहीं है अब, मतलब तो क्या हुआ रिडीम कर दिए होंगे। देन है लोन है, इसमें लोन क्या था पहले नहीं था आपका 19 में, अब 20 में 2 लाख है, मतलब क्या है आपने लोन लिया है, बिजनेस ने लोन लिया है। देन टेंजिबल एसेट्स में लैंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, तो लैंड बिल्डिंग कितना हो रही है 6 से 13 हो रहा है, मतलब सेल किया होगा या डेप्रिसिएशन लगाया होगा। प्लांट मशीनरी क्या है 8 लाख से 720 हो रहा है, तो यहाँ पर भी सेम सेल किया होगा या डेप्रिसिएशन लगाया होगा, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखने के बाद पता चलेगा। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सेम आपका कैश इन हैंड है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, बैंक बैलेंस है 580 और क्लोजिंग बैलेंस। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। ये है आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन में
क्या है, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख एंड कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स 30,000। ओके, कंपनी जो है डिविडेंड दे रही है 3 लाख का और साथ में टैक्स भी दे रही है CDT 30%, 30,000 का। देन इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, इनकम टैक्स पेड कितना है, 1,30,000 है। लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू 3 लाख थी, जिसको कि सोल्ड किया है, वह सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। 3 लाख को 10% प्रॉफिट पर सेल कर दिया है, मतलब 3,30,000 में सेल किया है। प्लांट मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाना है 10% से। द कंपनी रिडीम द डिवेंचर ऑन 1 अप्रैल 2019 को। डिवेंचर्स जो है 1 अप्रैल 2019 मतलब ओपनिंग डेट को, मतलब फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ही बिजनेस ने रिडीम कर दिया डिवेंचर्स को। तो क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स नहीं देना पड़ेगा बिजनेस को। और सेम जो लोन लिया है बिजनेस ने, वो क्या कब लिया है, लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, लास्ट डे मतलब 31 मार्च 20 को लिया है। तो मतलब लास्ट दिन पर ले रही है बिजनेस, जब अकाउंट्स बना रही है, तो इसका मतलब इस पर भी लोन इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, लोन के ऊपर भी ये है। देन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर द AS3 विद द वर्किंग नोट शो करना है आपने। अच्छा, कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पर याद रखेंगे। क्या पॉइंट्स याद रखेंगे कि कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको अगर गिवन है ना, और साथ में आपको बैलेंस शीट में भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, ओपनिंग, क्लोजिंग एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो क्या है, आप उसका अकाउंट्स बनाकर वर्किंग नोट में उस कैलकुलेट कर लें बैलेंसिंग फिगर, तो बेटर रहेगा। बट अगर जिसके बारे में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं बोला है, सिर्फ बैलेंस शीट में बैलेंस गिवन है, ओपनिंग वाला भी और क्लोजिंग वाला भी, तो सिंपली आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। बट अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है तो आप अकाउंट्स बनाकर ज़रूर चेक करें। जैसे कि यहाँ पर गिवन है आपको इनकम टैक्स पेड, यहाँ पर दिखा हुआ है 1,30,000, और यहाँ बैलेंस शीट में भी देखेंगे हम, बैलेंस शीट में देखिए लिखा हुआ है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग था 160 और क्लोजिंग है 190। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन हो गई ना, ओपनिंग क्लोजिंग में एडिशनल, तो इसका अकाउंट्स बनाएंगे हम प्रोविजन फॉर टैक्स का। देन उसके बाद हमारा बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट होगा। सपोज दैट कि अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं बोला होता, ओके, जो 130 एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है टैक्स पेड, वो ना लिखा होता, तो क्या होता, तो फिर आपका जो प्रीवियस ईयर का होता है प्रोविज़न, वो क्या हो जाता, पेड हो जाता, राइट। प्रीवियस ईयर में आपने बनाया था तो इस ईयर पे कर दिया होगा, और इस ईयर में जो बनाया है वो तो बनाया ही होगा, मतलब मेड होगा, ओके, बनाने वाला होगा। तो पेड को क्या करेंगे, ऑपरेटिंग में आप माइनस कर देंगे और इसको ही ऑपरेटिंग में ऐड कर देंगे, ओके, अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती तो। बट अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अब हमें पेड वाला गिवन है, 160 हमारा होना चाहिए था, बट उन्होंने बोला 130 है, तो इसका अकाउंट्स बनाएंगे। अकाउंट्स कैसे बनेगा देख लीजिए। उसके बाद हम क्या है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। नेट प्रॉफिट हमारा कितना इंक्रीज़ हुआ है, 3 लाख का। तो 3 लाख में अब जो मेड वाला था सपोज 190, उसको ऐड कर देंगे और जो पेड है उसको माइनस कर देंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं वर्किंग नोट में। ये देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया है, ओपनिंग बैलेंस 160 गिवन है बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस 190 गिवन है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में टैक्स पेड 1,30,000 गिवन था। बैलेंसिंग फिगर में हमारा प्रोविजन मेड आ गया है, ओके, मेड मतलब बनाया है इतना, तो ऐड कर देंगे 1,60,000 जो भी हमारा नेट प्रॉफिट 3 लाख है उसमें, और माइनस कर देंगे 130 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही, लास्ट में माइनस करते हैं टैक्स पेड। ओके, चलिए दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट जो हमारा 3 लाख आया है, वर्किंग नोट में लिखा है 3 लाख में क्या किया है, जो प्रोविज़न फॉर टैक्स बनाया है 160 का ऐड कर दिया, और जो टैक्स पेड है 130,000 वो ऑपरेटिंग में माइनस किया है। ऑपरेटिंग ये रहा आपका, और यहाँ पर ये देखिए टैक्स 130 माइनस क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। आफ्टर दी वर्किंग कैपिटल चेंज के बाद हमारा क्या आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। बिफोर टैक्स आता है तो उसके बाद टैक्स माइनस कर देते हैं, तो फाइनली नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करके लिखा हुआ है ये, इसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वर्किंग नोट में किया है। जैसे यहाँ पर है हमारा 3 लाख तो आया, क्योंकि बैलेंस शीट से कंपेयर कर लिया, 12 लाख से 15 हो रहा था ना, 15 मतलब 3 लाख का इंक्रीज़ हो रहा है, तो 3 लाख का प्रॉफिट ही आ गया। और फिर वो एडजस्टमेंट में आपको वर्किंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि प्रपोज डिविडेंड कितना है और पेड डिविडेंड कितना है, 3 लाख है, और CDT भी उसका 30,000 है, 1,60,000 प्रोविजन फॉर टैक्स है। फाइनली आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7,90,000 आ गया, जो कि आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कैरी करना है। ये देखिए, ठीक है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए ये देखो, क्वेश्चन में आपको बोला था ना, डिविडेंड पेड है, ओके, कॉर्पोरेट डिविडेंड पेड भी है। जब आप डिविडेंड देते हैं तो उस टाइम कंपनी CDT भी कट करती है, तो वो भी पे कराए। अगर सपोज यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड लिखा होता कि कंपनी इस ईयर में सिर्फ डिविडेंड डिक्लेयर करी है, पे नहीं करी, तो क्या होता, तो फिर इसको रिकॉर्ड नहीं करते, इसको कैश फ्लो के नीचे फुट नोट में आप लिखते प्रपोज डिविडेंड 3 लाख। ओके, और सेकेंडली आपको पता है डिविडेंड पेड तो किसका पार्ट होगा, पेड है, फाइनेंसिंग का पार्ट होगा, तो इसको फाइनेंसिंग में भी माइनस कर देंगे इन दोनों को, 3,30,000 को। ये देखिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ये रहा आपका।
ओके, डिविडेंड पेड 3 लाख और CDD 30,000, तो 3,30,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोली है बिल्डिंग के रिगार्डिंग कि बिल्डिंग जो है 3 लाख कॉस्ट थी, 10% प्रॉफिट मतलब 3,30,000 पे सेल किया है। और बिल्डिंग के बारे में हमें बैलेंस शीट में भी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो यहाँ नोट्स टू अकाउंट में डिटेल गिवन है। ये देखिए यहाँ पर बिल्डिंग ये रहा, ठीक है। 16 से 3 लाख हो रहा है, तो क्या करेंगे, 2 बैलेंस यहाँ पर भी है, एडजस्टमेंट में भी बोला है, तो अकाउंट्स बनाकर इसका बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर है एडजस्टमेंट एंड अकाउंट्स आपका, ये रहा बिल्डिंग अकाउंट्स। बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस है 16 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 13 लाख। ओके, सेल कितने में किया है, 330 में किया, और 30,000 का प्रॉफिट है, तो वो डेबिट साइड में भी आता है आपका। तो अब बैलेंस क्या है, इक्वल हो गया, 1630, तो कुछ नहीं बचा। तो क्या करेंगे, जो सेल है उसको इन्वेस्टिंग में ऐड कर देंगे 3,30,000 का, और जो प्रॉफिट है उसे ऑपरेटिंग में माइनस कर देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है। तो यहाँ पर देखिए कैश फ्लो स्टेट में जो प्रॉफिट है ऑपरेटिंग में माइनस किया है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग 30,000, ओके, और इन्वेस्टिंग में जो सेल हुआ है 3,30,000 का, उसको ऐड किया है 3,30,000, ओके। और डेप्रिसिएशन इसका नहीं आया है, तो वो नहीं लिखा क्योंकि इक्वल हो गया बैलेंस। देन बोला है प्लांट मशीनरी के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, और प्लांट मशीनरी का भी हमारे पास बैलेंस शीट में बैलेंस गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग 8 लाख से 720 हो रहा है। वो तो यहाँ पर भी देखकर पता चल रहा है, इतना कम तो सिर्फ डेप्रिसिएशन ही हो सकता है, बट फिर भी हम अकाउंट्स बनाकर उसको कन्फर्म करेंगे। ये देखिए अकाउंट्स बनाया है यहाँ पर। ओपनिंग बैलेंस आपका 8 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 720 है, तो 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे तब भी 80,000 आ जाएगा, और बैलेंसिंग फिगर भी आपका 80,000 आ रहा है, तो इक्वल हो गया। ओके, तो 80,000 आपका डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, ऑपरेटिंग में ऐड कर देंगे, बिकॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है, बिजनेस का नॉन कैश एक्सपेंसेस है। 80,000 डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी, क्लियर। देन उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला है कि डिबेंचर्स जो है रिडीम करे हैं ओपनिंग डेट को 1 अप्रैल को ही, और जो तो क्या है हमारे पास थे, यहाँ पर देख लेते हैं नोट्स टू अकाउंट में आपको समझाती हूँ। ये देखिए डिबेंचर्स आपके पास कितने थे, 4 लाख थे, कब थे, 31 मार्च के थे, और कब रिडीम कर दिया, अगले दिन 1 अप्रैल 2019 को कंपनी ने रिडीम कर दिया, और ईयर हमारा एंड कब हो रहा है, मार्च 2020। तो मतलब इस पूरे ईयर में हमारे पास रहे ही नहीं है ना डिबेंचर, नहीं रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हम फिर क्यों पे करें। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर सिर्फ ये 4 लाख जो है, जितना अमाउंट तो देना पड़ेगा, 4 लाख को फाइनेंसिंग में माइनस कर देंगे। ओके, बट अगर सपोज कि हमारे पास रहते ये जो है 1 अप्रैल को रिडीम ना होकर 31 मार्च को रिडीम हो रहे होते, तो फिर तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देना पड़ता। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अगर देना पड़ता तो क्या करते, इसको इंटरेस्ट वाला जो पार्ट है, मतलब सपोज 11% ऑफ 4 लाख, 4 लाख का 11% आप निकालते तो कितना आ जाता, 44,000 आ जाता। 44,000 को ऑपरेटिंग में आप ऐड करते, बिकॉज नॉन एक्सटर्नल एक्सपेंसेस है, और फाइनेंसिंग में उसको माइनस करते हैं। अगर रिडीम हो रहे होते ऑन मार्च 20 को तो करते आप, बट अभी रिडीम हो रहे हैं अप्रैल 2019 में ही, तो सिर्फ आपने प्रिंसिपल अमाउंट मतलब 4 लाख को ही फिनेंसिंग में माइनस करना है। और बैंक लोन का भी देख लीजिए, बैंक लोन क्या है, आपने कब लिया है, लास्ट डे, इस डेट को आपने लोन लिया है जब आप अकाउंट्स बना रहे हैं लास्ट डे पे, तो अब लास्ट डे पर ही लिया है, तो पिछले ईयर में हमारे पास नहीं रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सिर्फ लोन का अमाउंट हमारे पास आया है, कैश इनफ्लो हो रहा है, कैश इनफ्लो हो रहा है, तो फाइनेंसिंग में ऐड कर देंगे, और 4 लाख को फाइनेंसिंग में माइनस कर देंगे। यहाँ पर देख लीजिए आप कंफर्म करने के लिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिवेंचर्स का रिडम्पशन हो रहा है, 4 लाख का माइनस किया है, बैंक लोन लिया है 2 लाख का, वो ऐड किया है। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है, देन एडजस्टमेंट फिनिश हो गई है। उसके बाद क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, बैलेंस शीट में जो भी डेटा गिवन है सबको कंपेयर करते हुए आपने रिकॉर्ड करना है। बैलेंस शीट में देखिए सबसे पहले क्या है, शो कैपिटल है, शो कैपिटल कितना है, 20 से 30 हो रहा है, मतलब 10 लाख का इशू किया, 10 लाख का इशू किया करें, तो फाइनेंसिंग में इसको ऐड कर देंगे, फिनांसिंग में आएगा सिर्फ। देन है आपका सेकंड सरप्लस का तो हो गया हमारा, नहीं करना। लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब डिवेंचर्स था, लोन था, इसका भी हो गया, इसका कुछ नहीं करना है। पेबल्स है, ट्रेड पेबल का मतलब क्या है, करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी के साथ बताया था आपको पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या है, ये क्या हो रही है, 220 से 2 लाख हो रहा है, मतलब डिक्रीज़ हो रहा है, तो माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग में कितना, 20,000 का। तो यहाँ पर देख लीजिए अब एक बार ये सब क्या, ऑपरेटिंग में क्रेडिटर्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, क्रेडिटर 20,000 माइनस कर दिए, और जो आपका डिवेंचर्स था, कैपिटल इशू किया था 10 लाख का, फाइनेंसिंग में ये उसको ऐड कर दिया है 10 लाख रुपीज़ का। द नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है बैलेंस शीट में, नेक्स्ट हमारा है प्रोविज़न फॉर टैक्स। प्रोविज़न फॉर टैक्स का हो गया, अकाउंट्स बनाया था हमने। उसके बाद टेंजिबल एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स में लैंड बिल्डिंग गिवन थी, प्लांट मशीनरी थी, उनका भी कर दिया। गुडविल को देख लीजिए, गुडविल का भी नहीं किया, 4 लाख से 360 हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, कम क्यों होगा, मतलब अमोटाइजेशन है, राइट ऑफ हो रहा है, रिटर्न ऑफ हो रहा है, तो क्या करेंगे ऑपरेटिंग में इसको ऐड कर देंगे। ओके, कितना, 40,000 रुपीज़ को।
देन है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या, पहले कुछ भी नहीं था, अब है इन्वेस्टमेंट हमारे पास, तो मतलब परचेज़ क्या है, परचेज़ क्या है मतलब आउटफ्लो है, तो इन्वेस्टिंग में माइनस कर देंगे इन्वेस्टिंग में। तो देख लीजिए, चलिए इनको देख लेते हैं। देखिए अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल क्या है, यहाँ पर 40,000 ऐड किया है ऑपरेटिंग में बस, और जो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट था इन्वेस्टिंग में माइनस करेंगे 12 लाख रुपीज़ का। नेक्स्ट आइटम क्या है बैलेंस शीट में, नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट्रीज़। इन्वेंट्रीज़ क्या हो रहा है, 2 लाख से 360 हो रहा है, मतलब 160 का इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सेम ट्रेड रिसीवेबल है, 3 लाख से 4 लाख हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ इन ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख रुपये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो दोनों को माइनस करना है, ऑपरेटिंग में माइनस करना है, ओके, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। एंड कैश इक्विवेलेंट तो क्या करते हैं, कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस तो ऐड हो जाएगा। नेट कैश इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है तीनों एक्टिविटीज़ से, ABC का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग से, प्लस ये बैलेंस। देन आपका आंसर कितना होना चाहिए, 7,50,000। चलिए देखते हैं ऑपरेटिंग में। ये देखिए इंक्रीज़ इन स्टॉक, इंक्रीज़ इन डेटर्स जो था, दोनों को माइनस किया है, 160 और 1 लाख रुपीज़ को। उसके बाद लास्ट में तीनों सारी एडजस्टमेंट ट्रांसफ़र हो गई हैं। अब सबका क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, उसके बाद सारी एडजस्टमेंट की आपने, तो उसके बाद आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चीज, वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट कर दिया। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, टैक्स माइनस कर दिया। देन नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया 4,70,000 का। देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का टोटल करेंगे, तो इन्वेस्टिंग का क्या है, माइनस में आ रहा है 8,70,000, तो क्या हो गया, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा। एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का टोटल किया तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या हुआ, कैश फ्लो हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और डी में क्या है, तीनों एक्टिविटी से एक्चुअल कैश इनफ्लो आउटफ्लो क्या हुआ है, तो प्लस प्लस ऐड कर लो, 470 ऑपरेटिंग का, 470 फाइनेंसिंग का, और 870 माइनस कर दो इन्वेस्टिंग का, तो आपका बैलेंस बचा 70,000 पॉजिटिव। उसके साथ प्लस कर दिया आपने ओपनिंग बैलेंस जो था कितना था, 6,80,000, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 7,50,000 जो कैश फ्लो आंसर है। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे क्वेश्चन आंसर कैसे करना है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार दोबारा से रिपीट करके देख लीजिए। अब एक बार एक क्वेश्चन और करते हैं कि दूसरे टाइप से क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में। ये देखिए एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या है, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मतलब नहीं गिवन है, बैलेंस शीट नहीं दिया, नोट्स अकाउंट नहीं दिया, बस कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, उसके बेस पर आपने बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कुछ इन्फॉर्मेशन के बेस पे कैश स्टेटमेंट बनेगा ये भी समझ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले फॉलोइंग एज द बैलेंस वर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ द प्रोग्रेसिव लिमिटेड ऑफ मार्च 2019 को। आपको बैलेंस शीट नहीं गिवन है, कुछ बैलेंस गिवन है, किसका है, प्रोग्रेसिव लिमिटेड, और कब गिवन है, मार्च 2019 को, मतलब क्या हुआ, 1 अप्रैल 2019 हो गया, मतलब ओपनिंग बैलेंस गिवन है। ये सारा क्या क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट गिवन है, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, कैश इन बैंक का बैलेंस है, करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी, अदर करंट एसेट्स लिखा है, अदर करंट एसेट्स मतलब कैश इन बैंक को छोड़कर। देन है आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन अमाउंट 4,50,000 है, कंपनी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 2,40,000 फॉर द ईयर 2019 के लिए, तो यही आपने ऐड कर देना है इसमें ऑपरेटिंग में। देन ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 में कंपनी परचेज फिक्स एसेट 6 लाख का परचेज किया है। ओके, इट ऑल्सो सोल्ड अ फिक्स एसेट कॉस्टिंग ₹1,50,000 जिसका कॉस्ट था, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 52,500 था, उसको सेल कर दिया है 1,12,500 रुपीज़ में। ओके, तो 150 में से आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो कितना वैल्यू बची, रिटर्न डाउन वैल्यू 97,500 बचा। अब 97,500 को आपने 1,12,500 में बेचा, मतलब कि 15,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ओके, देन उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का एक्सक्लूडिंग द कैश इन बैंक बैलेंस, क्योंकि उसका अलग से गिवन है, और मार्च 2020 को गिवन है, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस था, ये क्लोजिंग बैलेंस है आपका करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट भी है 2,22,500 का, और कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग 2019-20। आपको सिर्फ 2 इन्वेस्ट अकाउंट्स बनाने हैं, ऑपरेटिंग का और इन्वेस्टिंग का। तो ऑपरेटिंग में क्या आएगा, यहाँ पर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो प्रॉफिट आ जाएगा, उसमें फिर ड्यूरिंग द ईयर आपका जो डेप्रिसिएशन था उसको ऐड कर देंगे, राइट, और उसके बाद आपका जो प्रॉफिट हुआ है सेल करने पर एसेट्स को वो आ जाएगा, इंटरेस्ट आपको जो रिसीव हुआ है वो आ जाएगा, सिर्फ इतने पार्ट है, और वर्किंग कैपिटल का जो चेंज है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले अब लिख लेते हैं प्रॉफिट और उसमें कर देते हैं डेप्रिसिएशन को ऐड। ये देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन 450 है, ऐड कर दिया डेप्रिसिएशन। ओके, देन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स 15,000 हुआ है, अभी कंपेयर किया, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है उसको माइनस करें, क्योंकि ये क्या है, दोनों इनकम है, इनकम्स को माइनस करते हैं, और ये क्या है, एक्सपेंसेस है उसको ऐड करेंगे।
देन आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आ गया। वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटी है, तो उन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ओपनिंग बैलेंस आपका गिवन है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का कितना, करंट एसेट्स का है 12 लाख और अब कितना हो गया क्लोजिंग 16,95,000। इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ओके, करंट लायबिलिटी क्या है, 825 से अब कितनी हो गई है, 12 लाख हो गया, तो ये भी इंक्रीज़ है। इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देख लो, जो भी चेंज आ रहा है उसको ऐड लेस किया है। ओके, करंट एसेट्स को माइनस किया है, करंट लायबिलिटी को ऐड किया है। तो फाइनली नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा कैलकुलेट हो गया। अब इन्वेस्टिंग में क्या आएगा आपका, इन्वेस्टिंग में जो भी सेल परचेज हुई है। अब यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम अकाउंट्स बना सकते हैं। ओके, पीपी का अकाउंट हम बना सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर अकाउंट्स नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस तो दिया है एसेट्स का, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस तो नहीं दिया ना कहीं भी। ओपनिंग बैलेंस गिवन है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, बस क्लोजिंग बैलेंस भी दिया होना चाहिए था, तभी आप अकाउंट्स बना सकते थे। तो फिर क्या करेंगे आप, तो सिर्फ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको ही एडजस्ट कर देंगे। मतलब इन्वेस्टिंग में क्या आएगा, जो परचेज़ किया आपने वो आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि परचेज़ क्या है, कैश आउटफ्लो हुआ है। और जो सेल किया है 1,12,000 का, वो आ जाएगा इन्वेस्टिंग में, और जो आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो आ जाएगा इन्वेस्टिंग में। ओके, और तो कोई पार्ट नहीं है, डेप्रिसिएशन तो इन्वेस्टिंग में नहीं आता है। ओके, तो चलिए देख लिए यहाँ पर, ये देखो फिक्स एसेट्स में सेल किया है 6 लाख का, सॉरी परचेज़ किया है 6 लाख का, सेल किया है 1,12,000 का, और इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 22,500 का, ऐड कर दिया। फाइनली नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गया, क्योंकि ब्रैकेट में आ रहा है हमारा 4,65,000। ओके, तो ये है आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि आपका आ सकता है एग्जाम में, तो इनको प्रैक्टिस कर लें आप। ओके, तो अगर आपको 3 इन्फॉर्मेशन गिवन है, ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग बैलेंस भी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, तो उसका अकाउंट्स आप बनाएंगे वर्किंग नोट में। इनमें से अगर कोई भी एक गायब है, ओके, क्वेश्चन में मतलब नहीं गिवन है, तो आप अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, सिंपली आप कंपैरिजन कर लेंगे। ओके, आई होप कि आपका जो कैश फ्लो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा और वीडियो समझ में आए होंगे, तो अब आगे से आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो, या कोई भी कमी लगी है अगर, तो वो भी बता सकते हैं। कोई भी डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी।